हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स बी एजुकेशन इनसाइट्स। और आज करने जा रहे हैं हम एक नया चैप्टर स्टार्ट हमारी एनसीईआरटी डीप डाइव सीरीज के अंदर, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर करने से पहले इस यूट्यूब चैनल पे हमने पहले भी चैप्टर्स करे हुए हैं, जैसे लिविंग वर्ल्ड, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, फिर हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स। ये ऐसे चैप्टर हमने इस पूरे यूट्यूब चैनल पे करे हैं। अगर किसी ने वो चेकआउट नहीं करे हैं तो आप पहले जाके वो चेक कर सकते हैं। आज करने जाए हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होएगा वो मैं आपको यहाँ पे मार्क कर दूंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, सिंस द dawn of civilization there has been many attempts to classify living organism। देख, पूरे चैप्टर में होएगा क्या, पूरे चैप्टर में जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं उनको क्लासिफाई करेंगे अदर अदर ग्रुप्स में। लास्ट क्लास में हमने टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में पढ़ा था, जिसमें किंगडम, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था इन डिटेल। इसमें क्या होगा, वो भी एक वे ऑफ क्लासिफिकेशन था। इस क्लासिफिकेशन में हम डिफरेंट किंगडम्स में क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, किंगडम्स क्या था, हाईएस्ट कैटेगरी थी डिवीजन की, जैसे किंगडम कहते थे, जिसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी वो सबसे कम जनरल होती थी, लेस जनरल होती थी। रिलेशनशिप फाइंड करना बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म सबसे डिफिकल्ट होता था अंडर किंगडम। बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर उन्हीं किंगडम और किंगडम के अंदर और आने वाले ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसे मैं हाईलाइट कर दूंगी। ठीक है, it was done insensitively, not using criteria that were scientific but born out of need to use organism for own use। पहले के वे में जो क्लासिफिकेशन किया जाता था वो क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे होता था, वो क्लासिफिकेशन होता था आपकी ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स। ठीक है, बट अब जो क्लासिफिकेशन आ रहा है वो क्लासिफिकेशन हम क्यों कर रहे हैं, उस क्लासिफिकेशन का करने का मेन मोटिव या मेन रीज़न है ताकि हम इन डेप्थ ऑर्गेनिज्म जो हमारे आसपास प्रेजेंट है उनकी स्टडी कर पाए। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, आगे है ऑन यूज। कौन कौन सी यूज थी पहले इनिशियल टाइम में, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। मेन तीन क्या था, रोटी, कपड़ा, मकान। ये तीन जो यूज थी उसके बेसिस पे लोग पहले क्लासिफिकेशन करा करते थे ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, उसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट है जिन्होंने अलग अलग वे से क्लासिफिकेशन करा। अरिस्टोटल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिनका सबसे अर्लीस्ट अटेम्प्ट था क्लासिफिकेशन को। अर्लीस्ट मतलब सबसे पहला अटेम्प्ट किसने साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन का किसने करा था, अरिस्टोटल ने। उन्होंने क्या करा था, ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब जो कैरेक्टर सिर्फ विजिबली हमको शोन होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल जो बाहर से देख के आप पहचान सकते हो, उसके बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन करा था प्लांट्स को किस किस पार्ट में, हर्ब, श्रब्स और ट्रीज, इन तीनों में किसको डिस्क्लासीफाई करता, प्लांट्स को। और एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई करा था, दो ग्रुप्स में। इनके कैसे, जिनके पास आरबीसी है, और कौन से सेकंड ग्रुप कौन सा जिनके पास आरबीसी नहीं है। व्हाट इज आरबीसी, आरबीसी इज रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, he also divided animal into two groups, those which have red blood and those that didn't। ओके, सबसे पहला क्लासिफिकेशन किसने करा था, यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स बना के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। ठीक है, सबसे पहला करा था क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल ने। ये साइंटिस्ट के नेम है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, लीनियस ने। लीनियस, हु इज लीनियस, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी स्टडी करा था। हु इज कैरोलस लीनियस, जिन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, एक साइंटिफिक बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, साइंटिफिक नेम देने का तरीका किसने दिया था, लीनियस ने। टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है इन्होंने इस चैप्टर में। दो किंगडम कौन कौन से, प्लांटे और एनिमेलिया। ठीक है,
Plantae and Animalia kingdom were developed that included all plant and animals respectively. Plantae के अंदर क्या आते थे सारे के सारे प्लांट और एनिमेलिया के अंदर क्या आते थे सारे के सारे एनिमल्स. दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन. देखो इस सिस्टम में कुछ खामियां थी. खामियां मीन्स ये सिस्टम कुछ ऐसे काम नहीं कर पाता था. कौन कौन से काम? डिडंट डिस्टिंग्विश बिटवीन. किस किस के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता था? मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक. ये तीन चीजें क्या होती है? सबसे पहले यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? यूकैरियोटिक जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट है दैट आर यूकैरियोटिक, और जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता या मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता वो होते प्रोकैरियोटिक आपके. यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर मतलब जिनके पास सिंगल सेल होते हैं वो सिंगल सेल ही सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. मल्टीसेलुलर मतलब जिनके पास बहुत सारी सेल्स होती है फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. एज अ ह्यूमन वी आर मल्टीसेलुलर. तीसरे कौन से किसके बीच में क्लासिफाई नहीं कर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए थे? वो फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक. फोटोसिंथेटिक कौन होंगे? जो फोटोसिंथेसिस अपने आप कर पाए, जो खुद अपना फूड प्रिपेयर कर पाए विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, दैट आर फोटोसिंथेटिक. और नॉन फोटोसिंथेटिक जैसे जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते, किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए. Classification of organism into plant and animal were easily done and was easy to understand, but a large number of organism, ये वाली बात important है, large number of organism did not fall in either category. देखो वो कह रहे हैं प्लांट और एनिमल के बीच में क्लासीफाई करना क्वाइट इजी भी है और लोग अच्छे से इजीली अंडरस्टैंड भी कर पाते थे, बट चीज़ के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी थे जो ना तो प्लांटे या प्लांट किंगडम को बिलोंग कर रहे थे ना वो एनिमल किंगडम को बिलोंग कर रहे थे. इसलिए जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था ये भी क्या हो जाता है? फेल हो जाता है. अरिस्टोटल सबसे पहले साइंटिस्ट थे आपके, तो यहाँ पे मैं अरिस्टोटल के आगे 1 लिख रही हूँ. ठीक है. नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं हमारे कौन? लीनियस. लीनियस ने क्या दिया था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. ठीक है. सेकेंड साइंटिस्ट इज अवर लीनियस. लीनियस ने क्या दिया था हमको? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. ठीक है. किंगडम क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन को मैं CLASS करके लिख रही हूँ, आप भी इतना समझ लें. ठीक है. थर्ड पे अब क्या आगे पढ़ते हैं. Hence the two kingdom classification used for a long time was not found inadequate. देखो बहुत लंबे टाइम तक पहले तो ये यूज करा गया है, बट उसके बाद इसकी जो यूजफुलनेस है वो इतने अच्छे से निखर के आगे नहीं आई क्योंकि बहुत सारी इसके अंदर भी क्या थी? खामियां थी. बिसाइड ग्रोस मॉर्फोलॉजी अ नीड was not felt for including other characteristics like cell structure. पहले क्या था? पहले ना बेसिकली आपका सिर्फ मॉर्फोलॉजी देखने के वे पे क्लासीफाई होता है, बट उसके बेसिस के अलावा बहुत सारे अदर फैक्टर्स थे जिनको आपको स्टडी करना पड़ेगा जब आप किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर रहे हो. जैसे सेल स्ट्रक्चर, सेल कैसे है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, नेचर ऑफ वॉल. वॉल का मतलब सेल वॉल आपकी किस तरीके की बनी हुई है, क्या सेल वॉल प्रेजेंट है, क्योंकि आधे ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, आधों में नहीं होती. एनिमल्स में नहीं होती, प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होती है. ऐसे. मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? अपने आप ऑटोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक है, सेप्रोफाइटिक है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है उसका? हैबिटेट कैसा है, कैसे कहाँ पे रहता है वो? मैराइन है, टेरेस्ट्रियल है, कैसा हैबिटेट है? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मैंने लास्ट क्लास में बताया था क्या होता है, कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म इवोल्व करता है और दो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, क्या कोई दो ऑर्गेनिज्म इवोल्व करते वक्त कहीं ना कहीं किसी वे से रिलेटेड थे, वो होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म have hence undergone several changes over the time. क्लासिफिकेशन सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस आए हैं ओवर द टाइम, वो तो हमें पता है. पहले अलग अलग साइंटिस्ट ने आके अलग अलग डिस्कवरी करी, उन्हीं डिस्कवरी के बारे में वो बोल रहे हैं. दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम. वो क्या बोल रहे हैं? प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम एक ऐसी चीज है जो हर डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर भी स्टडी करी जाती है. जैसे 2 किंगडम के बाद NCERT में नहीं गिवन, बट 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया था जिसमें
इसमें एक और किंगडम ऐड कर दिया गया था प्लांट और एनिमेलिया के अलावा। अभी हम इसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आज मेजरली फॉलो होता है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है। वो यही कह रहे हैं कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम हर क्लासिफिकेशन में थे, चाहे वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हो, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हो, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो, या अरिस्टोटल ने भी जब क्लासिफाई करा था तब भी प्लांट और एनिमल इंक्लूड करे थे उन्होंने। The understanding of what group organism be included under these kingdom have been changing. अंडरस्टैंडिंग क्या है, मतलब किस किंगडम के अंदर क्या क्या पुट फोर्थ करा जाएगा, किस किंगडम के अंदर क्या क्या इंक्लूड करा जाएगा, उसकी स्टडी, उसकी अंडरस्टैंडिंग समय के साथ चेंज हुई है, हर ग्रुप में चेंज हुई है। बहुत ऑर्गेनिज्म ऐसे है जिसने पहले प्लांट में पुट कर दिया किसी ऑर्गेनिज्म को, फिर बाद में किसी और साइंटिस्ट ने उसे किसी और ग्रुप में पुट कर दिया, तो वो क्या है, उसके चेंजेस आए हैं, बट प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम हर ग्रुप में स्टडी करे गए। The number, nature of other kingdom have been understood differently by different scientists over the time। वही बात, ठीक है। अब हम स्टडी करेंगे मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो मेजरली आज के टाइम पे स्टडी होते हैं, दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर हम पढ़ते हैं जो कि गिवन था बाय आर.एच. विटेकर इन 1969। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद ईयर। क्या दिया था आर.एच. विटेकर ने? आर.एच. विटेकर ने हमें इन ईयर 1969 हमें दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट और साइंटिस्ट से ज़्यादा ईयर है क्योंकि ईयर पूछा जाता है, ठीक है। कौन कौन से 5 किंगडम आते हैं उसके अंदर, उसके हिसाब से कैसे उनको क्लासिफाई करा गया, सब स्टडी करेंगे। प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। द किंगडम कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। इसको इसी सीरीज में याद रखना होता है क्योंकि ये क्या है, मोनेरा सबसे बेसिक लेवल से एडवांस लेवल, एनिमल एक बहुत एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म है ना, तो उसके बेसिस पे तो आप इसको मेनली सीरीज में याद रखें तो बेटर है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटे, फिर एनिमेलिया, ये 5 किंगडम है, ठीक है। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन बाय हिम, किस किस बेसिस पे, क्या क्राइटेरिया के बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई का मतलब होता है बांटना, किस बेसिस पे उन्हें क्लासिफिकेशन बांटा गया था, क्या वो बेसिस थे वो देखो। विच इंक्लूडेड सेल स्ट्रक्चर, अभी हमने सारे स्टडी भी करा था इससे पहले भी, क्या क्या बेसिस थे? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशन। फाइलोजेनेटिक रिलेशन क्या है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ही फाइलोजेनेटिक रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। आगे ये पूरा मेन जो पूरा का पूरा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इजीली अंडरस्टैंड बाय दिस सिंपल वन टेबल। सबसे पहले आपको फर्स्ट में कैरेक्टर लिखा हुआ है अलग अलग, जैसे सेल टाइप, सेल वॉल, फिर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या एब्सेंट है वो, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है उसकी, हमने अलग अलग बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था एनिमल टिश्यू में, जैसे सेलुलर भी होता है, फिर टिश्यू भी होता है, फिर आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल, फिर होल ऑर्गेनिज्म लेवल, अलग अलग बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये इसके अंडर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाना कैसे उनका प्रिपेयर करते हैं, कैसे खाना अपना खुद खाते हैं, उनके बेसिस पे अलग अलग टेबल है। सबसे पहले मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। सिर्फ मोनेरा है अकेला इनमें से जो प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे के सारे बचे हुए ऑर्गेनिज्म कैसे हैं? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक क्या है? जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट, और प्रोकैरियोटिक क्या है? जिसके पास एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, जिसके पास वेल डेवलप्ड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती, दैट इज प्रोकैरियोटिक। ओनली मोनेरा इज प्रोकैरियोटिक, अदरवाइज ऑल 4 ऑफ देम आर यूकैरियोटिक। ओके, सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं। सेल वॉल क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर में एक लेयर होती है, एक वॉल प्रेजेंट होती है जिससे सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। मोनेरा में सेल वॉल कैसी होती है? नॉन सेल्यूलोजिक। एक तो सेल्यूलोजिक सेल वॉल के बारे में जो पढ़ते हैं वो प्लांट में पढ़ते हैं कि सेल्यूलोज से बन के जो बनी होती है उसे सेल्यूलोजिक सेल वॉल कहते हैं। मोनेरा में कैसी है? नॉन सेल्यूलोजिक। किससे और किससे बनी हुई है? पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड। अमीनो एसिड बायोमोलिक्यूल्स में डिटेल से पढ़े हुए, पॉलीसेकेराइड भी।
पॉलीसेकेराइड क्या होता है? एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। अमीनो एसिड क्या है? अमीनो एसिड एक बेसिक यूनिट है जो कि मिलके प्रोटीन बनाती है। तो आपकी मोनायरा किसके बने हुए हैं? मोनायरा के सेल वो पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड से मिलके। प्रोटिस्टा में कुछ ही ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रोटिस्टा में जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, नहीं तो बहुत ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं भी है, तो इसलिए लिखा है प्रेजेंट इन सम ओनली। फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक लेवल है ये। हमेशा फंजाई की सेल वॉल के अंदर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है कि उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की। प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। और एनिमल्स के अंदर हमको पता है सेल वॉल नाम का कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता ही नहीं है, उनके पास सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियस को कवर करने वाली मेम्ब्रेन होती है। बेसिकली देखा जाए तो न्यूक्लियर एक डबल मेम्ब्रेन से कवर होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक है, उसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस ही नहीं है, तो उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या ही होगी, इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। बाकी सब यूकैरियोटिक है, प्रॉपर न्यूक्लियस है उनके पास, इसलिए उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है बाकी सबके पास, इसलिए प्रेजेंट 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 मेंशन्ड है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा? मोनायरा में सेल्यूलर मतलब बेसिक सेलुलर एग्रीगेट्स है, कोई ऐसा प्रॉपर ऑर्गेनिज्म नहीं है कि सेल मिलके टिश्यूज बना रहे हैं। ठीक है, सेलुलर लेवल का है। प्रोटिस्टा में भी सेलुलर लेवल का है। फंजाई में क्या है? मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू। लूज टिश्यू का मतलब टिश्यू लेवल प्रॉपर वे में टिश्यू फॉर्म्ड नहीं है। लूज टिश्यू इज लाइक लूज एग्रीगेट्स ऑफ सेल है। एग्रीगेट्स मतलब सेल एक साथ तो है, मल्टी सेलुलर है, सिंगल नहीं है, बट लूजली पैक्ड है, वो डेंसली प्रॉपरली पैक्ड करके वे मोर जो स्पेसिफिक टिश्यू होता है वो नहीं है। थर्ड में क्या है? प्लांटे। प्लांटे के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? टिश्यू और ऑर्गन दोनों लेवल है, टिश्यू भी है और ऑर्गन भी है। और एनिमल के अंदर तो हम ऑर्गन सिस्टम भी पढ़ते हैं, जैसे ह्यूमंस के अंदर भी अलग अलग ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ऐसे एनिमेलिया के अंदर क्या है? ऑर्गन सिस्टम भी पढ़ते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन क्या है? मतलब खाना कैसे। ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दैट आर ऑटोट्रॉफिक। उसमें कीमोसिंथेटिक लिखा है और फोटोसिंथेटिक लिखा है। कीमोसिंथेटिक जो अपना खाना केमिकल की हेल्प से प्रेजेंट करते हैं, अलग अलग सरफेस में, एनवायरनमेंट में नाइट्रेट्स, सल्फेट्स और अलग फॉस्फेट, इन सब की अलग अलग हाइड्रोजन केमिकल के एग्जाम्पल से एक साथ प्रिपेयर करके केमिकल से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, दैट है कीमो सिंथेटिक। और फोटोसिंथेटिक क्या होगा? जो लाइट्स को अपना यूज करके अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। हेटरोट्रोफिक क्या होते हैं? जो अपना खाना किसी और ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। सेप्रोफाइटिक किससे? डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से। और पैरासिटिक एक टाइप ऑफ पैरासाइट बन के किसी के ऊपर रह रहा है और किसी और ऑर्गेनिज्म से अपना खाना को डिराइव कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है? मोनायरा क्या हो सकता है? ऑटोट्रोफिक भी हो सकता है और हेटरोट्रोफिक भी हो सकता है। खाना अपना खुद भी बना सकता है और किसी और के ऊपर डिपेंडेंट भी रह सकता है अपने खाने के लिए। प्रोटिस्टा की बात करें, प्रोटिस्टा भी सेम, ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक बोथ, दोनों तरीके से अपना खाना बना सकता है, या तो खुद भी खाना बना लेगा या किसी के ऊपर डिपेंड भी हो जाएगा। ठीक है, डिपेंड भी रह सकता है। फंजाई हेटरोट्रोफिक मतलब फंजाई अपना खाना कभी खुद नहीं बनाता। फंजाई या तो सेप्रोफाइटिक होता है, किसी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो कर जाती है फंजाई। फंगल आपको दिखती होगी किसी डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिज्म में, कोई वुड ऐसा पड़ा है जो डिके कर रहा है, उसके ऊपर फंजाई ग्रो हो जाएगी, उसके ऊपर से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करेगी, या पैरासिटिक हो सकता है। प्लांट हमेशा अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए वो क्या होगी? ऑटोट्रोफिक। और हम ह्यूमन हमेशा अपना खाना किसी ह्यूमन नहीं मीन्स एनिमल की बात करें, स्पेसिफिकली एनिमल एरिया के अंदर सारे के सारे एनिमल की बात करते हैं, तो एनिमल कभी अपना खाना खुद नहीं बनाता। हम कुक करते हैं, दैट इज नॉट द फॉर्मेशन कि हम अपना खाना खुद बना रहे हैं, हम अपना खाना किसी और से डिराइव कर रहे हैं, हम अपना एनर्जी का सोर्स किसी और से डिराइव कर रहे हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो कोई और अदर एनिमल हो, उससे डिराइव कर रहे हैं, दैट इज हेटरोट्रोफिक। होलोजोइक का मतलब जो हम खाना अपना मुंह से ऐसे, होलोजोइक का होता है एक अपने फूड पाइप के थ्रू जैसे पास होके जाए, इसलिए होलोजोइक। और सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक क्यों? क्योंकि बहुत सारे इंसेक्ट्स ऑर्गेनिज्म वगैरह आपने देखे होंगे,
बहुत सारे किसी कोई कुत्ता वगैरह कोई मर गया है, उसके ऊपर कीड़े लग जाते हैं, दैट आर ऑल्सो एनिमल। कोई इंसेक्ट्स है वो, या कोई एक टाइप ऑफ एनिमल है, इसलिए सेप्रोफिटिक एनिमेलिया के अंदर लिखा हुआ है। हमने अभी ये पूरी की पूरी टेबल स्टडी करी, अब आगे स्टडी करते हैं। द थ्री डोमेन सिस्टम हैज ऑल्सो बीन प्रपोज दैट डिवाइड द किंगडम मोनेरा इंटू टू डोमेन्स। तो थ्री डोमेन सिस्टम आया इसके बाद। थ्री डोमेन सिस्टम को बहुत लोग सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से भी बुलाते हैं। इन्होंने क्या करा, हमने सबसे पहले मोनेरा के बारे में पढ़ा था, फाइव किंगडम के अंदर फर्स्ट पे हमने मोनेरा पढ़ा था। उन्होंने क्या करा, मोनेरा को आगे जाके दो डोमेन्स में बांट दिया। किसमें बांट दिया? दो डोमेन्स में बांट दिया। ठीक है, तो ये कितने बन गए? तीन डोमेन। तीन डोमेन कैसे? एक तो मोनेरा को दो डोमेन में बांटा, तो 1 to 2 डोमेन, और तीसरा कौन सा हुआ? तीसरा डोमेन में तीनों, सॉरी 4, ऑल 4, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, वो कौन से डोमेन में आए? थर्ड डोमेन में आए। ठीक है, लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन थर्ड डोमेन। यूकैरियोटिक किंगडम क्यों बोला इसमें? क्योंकि हमारा प्रोटिस्टा भी यूकैरियोटिक है, फंजाई भी यूकैरियोटिक है, प्लांटे भी यूकैरियोटिक है, और एनिमेलिया भी यूकैरियोटिक है। इसलिए उन्होंने बोला कि तीनों यूकैरियोटिक, जो हमारे बचे हुए यूकैरियोटिक थे, वो किस में आ गए? थर्ड डोमेन में। एंड देयर बाय अ सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, इसे नाम दिया गया। ठीक है, ये वाला जो आगे पैराग्राफ है 1, 2, 3, ये तीन पैराग्राफ अगर आप पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिए, बट ये दीज 3 पैराग्राफ्स आर फुल कंफ्यूजन, बहुत कंफ्यूजिंग है, और पूरे के पूरे अगर आप पढ़ोगे तो कंफ्यूजन ही होएगा। इससे अच्छा आप सिर्फ एक बार इसकी रीडिंग कीजिए, इन डेप्थ इसको समझने की कोशिश मत करना। ठीक है, याद हो जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। किंगडम मोनेरा की बात करते हैं। किंगडम मोनेरा, अब क्या पढ़ेंगे? हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में से फर्स्ट किंगडम, बट फर्स्ट किंगडम मोनेरा इज योर फर्स्ट किंगडम। इस फर्स्ट किंगडम के बारे में हम स्टडी करेंगे। क्या है फर्स्ट किंगडम में? बैक्टीरिया सोल मेंबर इन किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म आते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि मोनेरा के अंदर हम स्टडी करते हैं। ओके, These are most abundant microorganism. मोस्ट अबंडेंट क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो आपको मेजरली हर जगह देखने को मिल जाएगा। एक सोइल के पार्टिकल से लेके आपके बेड पे, आपके हैंड्स पे, हर जगह कहीं ना कहीं बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए बोला है मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया। अगर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह ही प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया। 100 of bacteria present in handful of soil. हैंडफुल ऑफ सोइल, अगर एक मुट्ठी मिट्टी में भी देखोगे तो उसमें भी 100 हजारों बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट। देखो एक्सट्रीम हैबिटेट क्या होता है? एक नॉर्मल हैबिटेट में, एक्सट्रीम में जैसे हॉट स्प्रिंग्स, जहाँ पे 80-90 डिग्री सेल्सियस तक का वाटर का टेम्परेचर पहुंच जाता है, वहाँ पे सरवाइव करना एक ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत अनयूजुअल माना जाता है, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर में हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं वो भी डीनेचर हो जाते हैं। तो यहाँ ऐसे एक्सट्रीम हैबिटेट्स के अंदर भी ये बैक्टीरिया क्या होते हैं? सरवाइव कर पाते हैं, जैसे डेजर्ट्स, स्नो, डीप ओशन। डीप ओशन के अंदर क्यों? डीप ओशन के अंदर स्पेसिफिक चीजें क्या होती है? सबसे कम तो वहाँ पे लाइट बहुत कम पहुंच पाती है, और लाइट कम पहुंच पाएगी तो उसके अलावा जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक होंगे या फोटोसिंथेटिक होंगे, तो फोटोसिंथेसिस ही नहीं कर पाएंगे, अपना खाना खुद ही नहीं बना पाएंगे। बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी होते हैं डीप ओशन पे, इसीलिए भी उसे क्या बोला जाता है? एक एक्सट्रीम हैबिटेट कंडीशन। बहुत एक्सट्रीम प्रेशर होता है वहाँ पे डीप ओशन पे। ठीक है, वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव, जहाँ पे बहुत और कोई लाइफ फॉर्म बहुत कम ही ऐसी होंगी जो कोई सर्वाइव कर पाएगी, बट वहाँ पे बैक्टीरिया क्या हो पाते हैं? एक्सट्रीम हैबिटेट्स में वो सर्वाइव कर जाते हैं। मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। बहुत सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं? अदर ऑर्गेनिज्म पे एज अ पैरासाइट की तरह भी रहते हैं। बैक्टीरिया को क्या करा गया आगे चल के? 4 कैटेगरीज के अंदर क्या करा गया? डिवाइड करा गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। शेप के बेसिस पे कौन कौन से है? सबसे पहले कोकस, दैट इज कोका है, मतलब जो स्फेरिकल शेप होता है।
रोड शेप्ड बैसिलस, रोड शेप कैसा है बैसिलस, बैसिलस के एग्जांपल क्या है बैसिलाई। द कोमा शेप्ड विब्रियम, विब्रियो, आपको ये चारों के चारों डायग्राम दिखेंगे, ठीक है। एंड स्पाइरल, स्पिरुलिना, ठीक है, ये क्या है स्पाइरल के वे में प्रेजेंट है, ठीक है। सबसे पहले कोकाई दिख रहा होगा आपको यहाँ पे फिगर 2.1 में, बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट शेप स्फेरिकल वे में, ठीक है। फिर आपको बैसिलाई दिख रहा होगा किसमें, एक रोड की शेप में, ठीक है। फिर आपको एक स्पाइरल वे में आपको दिख रहा होगा जहाँ पे आपको फ्लैजिलम दिख रहे होंगे, और फोर्थ वाला क्या है कोमा शेप, ये कोमा जैसा दिख रहा है, और ये क्या है आपका विब्रियो, ठीक है। स्पाइरिलम, ओके। चारों के चारों बैक्टीरिया आपने देख लिया, आगे स्टडी कर लिए। अब आगे पढ़ते हैं बैक्टीरिया के बारे में थोड़ी बहुत बातें, और फिर इसको आगे मोनेरो को भी आगे कैसे क्लासिफाई किया गया है उसके बेसिस पर स्टडी करेंगे, ठीक है। दो द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, बैक्टीरिया क्या होते हैं इनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है मतलब, और मेनली कैसे यूनिसेलुलर भी है, सेलुलर वे में। तो इनका स्ट्रक्चर क्या होता है बहुत सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स इन, देखो स्ट्रक्चर के वे में सिंपल होते हैं, कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर का मतलब कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी शो करते हैं अपने बिहेवियर वाइज। बिहेवियर का मतलब ये नहीं कि गुस्से वाला बिहेवियर, एंग्री बिहेवियर या हैप्पी बिहेवियर, दैट नॉट बिहेवियर। बिहेवियर कैसे वो रिएक्ट करते हैं अपने आसपास की हैबिटेट से, अपने आसपास की कंडीशन से कैसे वो सर्वाइव कर पाते, दैट इज देयर बिहेवियर। बहुत सिंपल, स्ट्रक्चरली बहुत सिंपल है और कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर है। कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया इज अ ग्रुप शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इनके अंदर बहुत देखने को मिलती है। मेटाबॉलिक मतलब सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म ये शो करते हैं उसके बेसिस पे डाइवर्सिटी बहुत इनमें, डाइवर्सिटी मतलब बहुत अलग अलग वे में ये मेटाबॉलिज्म अपना शो करते हैं, इसलिए एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोफिक, कुछ बैक्टीरिया कैसे हैं हमने और अभी भी पढ़ा था उस पूरे के पूरे टेबल के अंदर, इन डेप्थ हमने जो ये पढ़े थे ऑटोट्रोफिक हेटेरोट्रोफिक के बारे में, वो ये बता रखा है यहाँ पे। क्या कुछ ऑर्गेनिज्म कैसे, कुछ बैक्टीरिया कैसे ऑटोट्रोफिक, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेट से अपना खुद खाना बनाते हैं, इसलिए इनको क्या बोला ऑटोट्रोफिक। ये बहुत बेसिक चीज है, ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक के अंदर भी किसी को अगर डिफरेंस नहीं पता दैट इज वेरी रॉन्ग। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक, मतलब मैंने अभी भी बताया था, वापस से भी बताती हूँ। फोटोसिंथेटिक मतलब जो अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट, एंड कीमोसिंथेटिक जो अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन केमिकल्स। वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया, बहुत ह्यूज मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया, उनमें से कैसे हैं हेटेरोट्रोफिक भी है, मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, डिपेंड ऑन अदर, या तो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, या किसी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, तो वो हेटेरोट्रोफिक होते हैं। और एक वास्ट मेजोरिटी मतलब बहुत ह्यूज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्पेसिफिकली जो बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़े रहे, वो कैसे होते हैं हेटेरोट्रोफिक होते हैं। अभी पढ़ते हैं आर्के बैक्टीरिया के बारे में। आर्के बैक्टीरिया is one of the easiest topic from Monera and very well explained in this NCERT. These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitat. तो आर्के बैक्टीरिया क्या है, आर्के बैक्टीरिया हमें ना बेसिकली 3-4 तरीके के बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, और ये कैसे बैक्टीरिया हैं जो कि एक्सट्रीम और बहुत हार्श हैबिटेट में सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। जैसे एक्सट्रीम सोल्टी एरिया में जो सर्वाइव कर पाते हैं बैक्टीरिया उन्हें क्या बोलते हैं हेलोफाइल्स। एक्सट्रीम सोल्टी एरिया मतलब जैसे कोई सोल्ट लेक्स हो गई, ठीक है। ये सोल्ट में लेक्स क्या होते हैं जहाँ पे बहुत सोल्टी मतलब बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में सोल्ट प्रेजेंट है, हमारे ओशियंस में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सोल्ट प्रेजेंट है। तो ऐसे एक्सट्रीम सोल्टी एरियाज में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उन्हें हेलोफाइल्स कहते हैं। हॉट स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग्स में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनमें थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं। थर्मो वर्ड यूज करा है टेम्परेचर के लिए, ठीक है। और मार्शी एरिया मतलब जो बहुत मार्शी दलदल काइंड ऑफ एरिया में रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं मिथेनोजेंस। 3 वर्ड याद रखना है, हेलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स और मिथेनोजन। हेलोफाइल्स कहाँ रहेंगे सोल्टी एरिया में,
हॉट स्प्रिंग्स में कौन रहेंगे, थर्मो एसिडोफाइल्स, और मार्श एरियाज में मिथेनोजेंस। आर के बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग, आर के बैक्टीरिया कैसे डिफर करते हैं, इनके अंदर क्या होता है, डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है। मोनेरा क्या हुआ, मोनेरा को आगे जाके दो वे में क्लासिफिकेशन कर दिया, आर के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। अभी हम आर के बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। आर के बैक्टीरिया अदर बैक्टीरिया से कैसे डिफर है, क्योंकि वो हार्श हैबिटेट में रहते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, उनके सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक डिफरेंट, एक अलग काइंड ऑफ सेल वॉल का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जो उन्हें इस हार्श हैबिटेट में एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करने के लिए क्या बनाते हैं, एक टाइप से कैपेबल बनाते हैं। मिथेनोजन आर ऑल्सो प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल र्यूमिनेंट एनिमल्स। मिथेनोजन आपने कहाँ सुने होंगे, मिथेनोजन गट्स क्या होते हैं, मिथेनोजन आपके प्रेजेंट है। गट क्या होता है, हमारा जो डाइजेस्टिव कैनाल है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम की जो ईसोफेगस होते हैं, पूरे जो गट होती है, उस गट के अंदर हमारे र्यूमिनेंट एनिमल्स कौन होते हैं, जो काओ, बफेलो, ठीक है, ऐसे एनिमल्स की गट्स के अंदर कैसे कौन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, मिथेनोजन। इसलिए उनके जो काउ डंग होता है उसमें हाई क्वांटिटी में आपको मिथेनोजन बैक्टीरिया मिलेंगे। और मिथेनोजन हम स्टडी तब भी करते हैं जब हम बायोगैस का फॉर्मेशन करते हैं। उसके अंदर जब बायोगैस बनाते हैं तो क्या प्रेजेंट होता है, मिथेन नाम की एक गैस निकल के आते हैं, मिथेन इज योर CH4। वो फॉर्मेशन कौन करवाने में हेल्प करता है, वन ऑफ द फॉर्मेशन हेल्प करवाने में करते हैं मिथेनोजन्स। They are responsible for production of methane biogas from the dung of this animal। dung क्या मतलब होता है, गोबर, इन जानवरों के डंग के अंदर से मिथेनोजन क्या होता है, फॉर्म करते हैं मीथेन गैस को। यस, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यूकैरियोटिक के बारे में, ठीक है। आर के बैक्टीरिया भी हमने पढ़ा, मोनेरा का वन क्लासिफिकेशन आर के बैक्टीरिया। अब अदर क्लासिफिकेशन यू बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करते हैं। यू बैक्टीरिया क्या है, थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। यू का हम वर्ड ना बेसिकली अगर कहीं पे यू वर्ड लिखा है तो यू को हम ट्रू बैक्टीरिया के साथ, ट्रू के साथ यूज कर लेते हैं। जैसे अगर हमको यूकैरियोटिक लिखते हैं, यूकैरियोटिक में हम बेसिकली अब खुद जगह एनसीईआरटी में भी मेंशन होएगा, नॉट इन इफ कि 11th के एनसीईआरटी में तो 9th या 10th के एनसीईआरटी में मेंशन होता है यूकैरियोटिक इज इक्वल टू ट्रू न्यूक्लियस बैक्टीरिया, ठीक है। ट्रू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है ट्रू, ठीक है। तो यू बैक्टीरिया क्या होता है, ट्रू बैक्टीरिया। दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। इनके पास क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इनके पास एक रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होता है। और अगर मोटाइल है तो क्या प्रेजेंट होगा, फ्लैजिलम। फ्लैजिलम क्या होगा, एक टाइप ऑफ फ्लैजिला, हमने फ्लैजिला के बारे में पढ़ा था। तो अगर मोटाइल, अगर ये मूवमेंट शो करने वाले ऑर्गेनिज्म है तो इनके पास क्या प्रेजेंट होगा, फ्लैजिलम, ठीक है। द साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह ये टर्म इंटरकन्वर्टेड यूज करी जाती है, कहीं पे क्वेश्चन पे साइनोबैक्टीरिया लिख देंगे, सेम बात वही क्या होगी, ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है, ऑल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गे। इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल ए, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स के अंदर भी क्लोरोफिल पढ़ते हो आप, जैसा ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, ऐसे इन्हीं ऑर्गेनिज्म के अंदर क्लोरोफिल ए नाम का क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब अपना खाना विद द हेल्प ऑफ लाइट खुद प्रिपेयर करते हैं। वन ऑफ द रीजन क्या होगा, क्लोरोफिल इनके पास प्रेजेंट है। फोटोसिंथेटिक के अंदर आप इन्हें एक चीज कॉमन देखी होगी, क्या, इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है ताकि वो लाइट को ट्रैप कर पाए। तो इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो क्लोरोफिल ए स्पेसिफिकली मेंशन प्रेजेंट है। तो ये कैसे है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर कॉलोनिया ऑफ फिलामेंटस। ये साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे कैसे होते हैं, या तो ये सिंगल सेल के तौर पे रहेंगे, या पूरी कॉलोनियल के फॉर्म में रहेंगे, या फिलामेंटस, एक के बाद एक के बाद एक ऐसे बन के चैन के फॉर्म में रहेंगे। ये देखो, ये आपको फिगर 2.2 में ये दिख रहा है, एक के बाद एक, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे करके पूरी लाइन ऑफ ये बनी हुई है। तो ये क्या है, टाइप ऑफ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है। कैसे रह सकते, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल या फिलामेंटस, तीनों वे में रह सकते हैं। ये फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, मैराइन में भी रह सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल भी। फ्रेश वाटर मतलब विदाउट सोल्टी वाला, जो सोल्ट अगर कहीं किसी में सोल्ट कंटेंट कम होते तो उसे फ्रेश वाटर कहते हैं। फ्रेश वाटर में, मैराइन में
और टेरेस्ट्रियल मतलब या तो जमीन पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं एल्गी। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनियस शीट। अगर ये कॉलोनीज इन बैक्टीरिया की बनी हुई है तो उनके ऊपर क्या होगी, एक टाइप ऑफ जेलेटिनियस शीट प्रेजेंट होती है। शीट क्या करेगी, उसको कवरिंग प्रोवाइड करेगी। दीज ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज क्या होगा, अगर कहीं पे आपने घर के आसपास देखा हो किसी पॉन्ड या कोई लेक आसपास की बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो, तो उसके ऊपर आप देखोगे ब्लू कलर के या ब्लू ब्लैक कलर के, ब्लू ग्रीन कलर के काइंड ऑफ, मतलब स्पेसिफिकली बहुत पोल्यूटेड से एक लेयर सी बन जाती है। वो क्या होते हैं, एल्गल ब्लूम्स होते हैं। और वो क्या कभी बनेंगे, वो सिर्फ पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में बनेंगे। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म, कुछ इनमें से कौन क्या ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एक स्पेशल सेल हेटेरोसिस्ट के अंदर क्या कर सकते हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू स्पेशलाइज्ड सेल हेटेरोसिस्ट। आपको ये फिलामेंटस सेल का जो डायग्राम दिखा रखा है उसके अंदर कुछ ब्लू या पर्पल कलर में आपको सेल्स दिखा रखे हैं जिन्हें आपने हेटेरोसिस्ट मेंशन कर रखा है। हेटेरोसिस्ट क्या है, ये हेटेरोसिस्ट सेल है जहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मतलब जो नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंट थी उन्हें इन एल्गे ने क्या कर लिया, एक सेल के अंदर क्या कर लिया, फिक्स करके रख लिया और उस सेल को नाम दे दिया हेटेरोसिस्ट। एग्जाम्पल क्या दे रखे हैं, दो एग्जाम्पल दे रखे हैं बैक्टीरिया के, नोस्टोक एंड एनाबिना। ये एग्जाम्पल सिर्फ अभी तक हमने दो एग्जाम्पल पढ़े हैं इस पूरे मोनेरा में। हमने सिर्फ अभी तक जो इम्पोर्टेंट चीज पढ़ी, कुछ तो हमने ये शेप के बारे में पढ़ा, 1 2 3 4 ये चार स्फेरिकल, रोड शेप, स्पाइरल एंड कॉमन शेप के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने आर्के बैक्टीरिया में हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल और मिथेनोजेन्स के बारे में पढ़ा। और अब एक दो नए नाम आए बस अभी तक, एनाबिना और नोस्टोक। ये क्या है, एग्जाम्पल्स है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अभी तक हमने कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में बता रखा है। ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया, कुछ केमिकल्स है ना, अमोनिया क्या हुआ आप NH3, ऐसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया जैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, इनऑर्गेनिक केमिकल्स को ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज, और इसके अंदर से जो एनर्जी रिलीज होती है उससे एटीपी में बदल देते हैं। एटीपी में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। एटीपी क्या होता है, हमारे एनर्जी करेंसी ऑफ सेल होता है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। क्या होता है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल होते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने नाइट्रेट्स, अमोनिया, ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे और कंपाउंड्स हो सकते हैं, इनके अंदर से अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिसाइकलिंग करने में। रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर को रिसाइकल करते हैं। अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा किसी सॉइल में अगर आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा आयरन या बहुत सारे नाइट्रोजन फिक्सेशन करने हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को रिलीज कर देते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, आपको ये स्टडी करोगे आप तो उनमें आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे उनको न्यूट्रिशन के लिए प्रॉपर अपने सब कंपाउंड्स अवेलेबल है, इसलिए उनको एनर्जी सोर्स भी इजीली मिल पाएगा। तो इस काइंड ऑफ ये क्या, इसलिए वो क्या कर लेते हैं, एक काइंड ऑफ रिसाइकलिंग कर लेते हैं। हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया क्या है, इनमें से बहुत अबंडेंट है, मतलब बहुत हाई मेजोरिटी में प्रेजेंट होते हैं। और सेम लाइन एक बार पहले भी हमने आज ही की क्लास में पढ़ी, यहाँ पे लिखा हुआ था वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रोफिक। वही बात को वापस से रिपीट कर लिए कि हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, बहुत अबंडेंट होते हैं नेचर में। मेजोरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर। मेजोरिटी ऑफ देम कैसे होते हैं, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर का मतलब जो सब्सटेंस को डिकम्पोज कर ले, जैसे पहले था सब्सटेंस वैसे पहले ना रह के वो उसको बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को एक स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर दे, स्मॉलर यूनिट्स में बांट दे, वो क्या होता है, डिकम्पोजर्स होते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ देम आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर। मैनी ऑफ देम हैव अ स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। ह्यूमंस में भी या हमारे ह्यूमन में को भी बहुत तरीके से हेल्प करते हैं, जैसे कर्ड फ्रॉम मिल्क मतलब दही जमाना। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी बोलते हैं, LAB से डिनोट करते हैं, जिससे उसका काम क्या होता है,
दही बनाना, किससे? हम दूध से दही बनाते हैं, घर के अंदर भी, घर पे भी बना लेते हो, आप बाहर से भी लेके आते हो। वो किसके थ्रू बनती है? LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के थ्रू। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करने में। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने अभी स्टडी करा था। लेग्यूम्स क्या होंगे? जितनी भी हमारी दालें वगैरह, लेग्यूम रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन का करने का काम भी कौन करते हैं? ये बैक्टीरिया ही करते हैं। सम आर पैथोजन। देखो, अभी हमने ह्यूमन की हेल्प करने वाले कुछ केस स्टडी करी, 3-4 एग्जाम्पल पढ़े। अब ये क्या करते हैं? ह्यूमन के हेल्प के अलावा ये डैमेज भी कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को। सम आर पैथोजन कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग। क्या स्टडी अगर हेल्पफुल है तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं इनमें से जो क्या है? डैमेजिंग है। जैसे क्या क्या डैमेज कर सकते हैं? ह्यूमन बींग्स को कोई डिजीज वगैरह कर सकते हैं, नहीं तो क्रॉप डैमेज कर सकते हैं। फार्म एनिमल और पेट्स वगैरह को क्या कर सकते हैं? अलग अलग टाइप ऑफ बीमारी दे सकते हैं। जैसे जो 4-5 बीमारी अभी स्टडी करनी है हमको इस यूनिट में, वो है कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस और सिट्रस कैंकर। ये 4 डिजीज के बारे में दे रखे हैं। ये किसके थ्रू कोज होती हैं? बैक्टीरिया के थ्रू कोज होती हैं। ठीक है, और ये बहुत सारी आपने इनमें से सबके नाम, मेनली टाइफाइड, टेटनस और कोलेरा के नाम तो आपने यहाँ पे सुना ही होगा। यूजुअली हैपन बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फिजन के थ्रू। 1 से 2 में कैसे डिवाइड करते हैं? फिजन प्रोसेस से। ठीक है, समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब जब कंडीशन इनके हिसाब की नहीं है, इनके अगर ये एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में काम कर सकते हैं, वो टेम्परेचर रेंज या वो क्लाइमेटिक कंडीशन अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए वो सिचुएशन क्या हो जाएगी? अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करते हैं? स्पोर्स प्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं? स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस by a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer. DNA transfer एक सेल से 2 सेल में अपना DNA primitive type of लाइक जो जैसे पहले नॉर्मल टाइम में सेल DNA का ट्रांसफर होता था वह एक बैक्टीरिया से अदर में, ऐसे DNA का ट्रांसफर करके भी ये क्या कर सकते हैं? अपना रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और DNA के बारे में आपको एक डिवाइडिंग बैक्टीरिया के अंदर शो कर रखा है। यहाँ पे आपको 2 DNA दिख रहे होंगे, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दिख रहा होगा। ये सेल कैसे डिवाइड कर रही है? बाय फ्यूजन फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर, द माइकोप्लाज्मा। अब इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट अभी तक पढ़ा, उसमें से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको ऐड करनी है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के अंदर पहले बार स्टडी कर चुके हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में एक छोटा सा पॉइंट था माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी सेल, लिविंग सेल कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली सेल लैक सेल वॉल। इनके पास क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ये तो आपने देखा होगा, हमने स्टडी भी करा था अभी इस टेबल के अंदर कि सेल वॉल क्या होती है? प्रेजेंट होती है। नॉन सेल्यूलोसिक होती है, बट सेल वॉल क्या होता है? मोनायरा के अंदर प्रेजेंट होता है। बट माइकोप्लाज्मा जो है स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, और इसके अंदर सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल आज तक जो नोन हुई है वो कौन सी हुई है? माइकोप्लाज्मा। और ये कैसे है? कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना एनारोबिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। एरोबिक कंडीशन क्या होगी? जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो एरोबिक कंडीशन, और एनारोबिक कंडीशन जब ऑक्सीजन एब्सेंट होता है तो एनारोबिक। तो ये क्या है? सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट। बहुत सारे माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं? मेनली जो मेजोरिटी ऑफ माइकोप्लाज्मा होते हैं वो पैथोजेनिक मतलब हार्मफुल। पैथोजेनिक वो होते हैं जो बीमारी कोज कर पाए, वो पैथोजेनिक। बहुत सारे माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं? पैथोजेनिक होते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले अरिस्टोटल के बारे में पढ़ा, जिन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को हर्ब, श्रब्स और ट्रीज में, और एनिमल्स को आरबीसी और दोज हु डोंट हैव आरबीसी उसमें डिवाइड करा। फिर लीनियस पढ़ा। फिर आर.एच. विटेकर के बारे में पढ़ा, जिन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमिलिया, उनकी स्टडी करी। उसके बाद हमने 3 डोमेन सिस्टम के बारे में पढ़ा। 3 डोमेन के अंदर हमने ये पढ़ा कि मोनेरा को 2 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया आगे, ठीक है, और सारे के सारे यूकैरियोटिक को एक डोमेन के अंदर रखा, इसलिए 3 डोमेन बन गए। 3 डोमेन सिस्टम को 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कहते हैं। उसके बारे में हमने इसकी शेप्स के बारे में पढ़ा,
आर्के बैक्टीरिया और यूग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। अभी लास्ट में माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ा। आज की क्लास के लिए कंटेंट इज फिनिश्ड। थैंक यू so much for your time and efforts. If you like this video, then please like, share and subscribe to HP Educational Insight. Thank you so much once again. Bye bye and take care.